गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। पिछले चैप्टर्स में जिसकी हेडिंग थी रोमांटिसिज्म, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से यूरोप के अंदर एंशिएंट सिविलाइजेशंस को रीस्टोर कर उसके ज़रिए नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी नेशन स्टेट के लिए फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ हम लोगों ने उससे भी पहले जो हमारी ब्रॉड हेडिंग है इस चैप्टर्स की, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, उसमें हम लोगों ने कई रिवॉल्ट्स, कई रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा। जो 1830 में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में पढ़ा, बेल्जियम के अंदर जो रेवोल्यूशन हुए उसके बारे में पढ़ा, ग्रीस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुए उसके बारे में पढ़ा। और उस दौरान हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 1830 में फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुए थे उसमें मोनार्की को एबॉलिश कर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की गई थी, जिसका हेड लुई फिलिप बना था। लेकिन 1848 तक आते आते दोबारा फ्रांस के अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि एक बार फिर रेवोल्यूशंस की ज़रूरत महसूस की जाने लगी और 1848 में उसी लुई फिलिप के अगेंस्ट में फ्रांस के अंदर दोबारा रेवोल्यूशंस हुए। और इसी को जो है हम लोग इस चैप्टर्स के अंदर हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट में देखेंगे कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे कि 1800 में ही फ्रांस के अंदर दोबारा रेवोल्यूशंस की ज़रूरत पड़ गई। और उसको जो है हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे। 1830 के डेकेड में पूरे यूरोप के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगा था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। और ये इंक्रीजमेंट यूरोप के अंदर हुआ ही, साथ में फ्रांस के अंदर भी हुआ। लेकिन जब पॉपुलेशंस बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ, तो उसका पहला रिज़ल्ट आया अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जिस हिसाब से यूरोप के अंदर और फ्रांस के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रहे थे उस हिसाब से जॉब क्रिएट्स नहीं हो पा रहे थे, उतने लोगों को जॉब मिल नहीं पा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। जब अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी फ्रांस के अंदर आई या यूरोप के अंदर आया, तो उसका जो रिज़ल्ट निकल कर आया माइग्रेशन। क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अब लोग काम की तलाश में, खास करके रूरल एरिया में के जो पीपल्स थे, रूरल एरिया के जो पॉपुलेशंस थे, वो वर्क सर्च में, काम की तलाश में अर्बन एरिया में जाने लगे। क्योंकि अर्बन एरिया में इंडस्ट्री थे तो लोगों ने सोचा कि वहाँ उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी सोच के साथ जो है जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो माइग्रेट करके, जो रूरल पॉपुलेशन थी वो माइग्रेट करके अर्बन एरिया में जाने लगी। लेकिन जब वहाँ गए तो उन्हें वर्क तो मिला, जॉब मिले, लेकिन उनकी सैलरी इतनी कम होती थी कि जिससे एक स्टैंडर्ड लाइफ को जिया नहीं जा सकता था। जो लाइफ की मिनिमम या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों को एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ये लोग जो गाँव से, जो रूरल एरिया से टाउन में जाते थे तो वहाँ सैलरी कम होने की वजह से वो लोग गरीबों की बस्ती में रहते थे। अब जानते हैं जो गरीबों की बस्ती होती है, आपने सुना होगा मुंबई का झोपड़पट्टी स्लम एरिया बहुत फेमस है
किस तरह मकान पे मकान, छोटे छोटे मकान होते हैं, पन्नी के होते हैं, फूस के होते हैं, या अपने ही शहरों में आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे मकान देखे होंगे जो गरीबों के होते हैं और आसपास गंदगी भी बिखरी हुई होती है, बहुत सारी सहूलियतें वहाँ अवेलेबल नहीं होती है जो कि ज़रूरी है, जैसे सैनिटेशंस वगैरह की। तो ये जो लोग जाते थे तो वहाँ जाकर गरीबों की बस्ती में रहा करते थे, जहाँ लाइफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल नहीं होते थे। लेकिन साथ ही साथ उस टाइम में फ्रांस को एक और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, वो था स्टिफ कंपटीशंस फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी दूसरे देशों से जो माल आ रहे थे उनके साथ कंपटीशन, उनके साथ जो है प्रतियोगिता। फ्रांस के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट में आया था। उनके जो इंडस्ट्रीज़ थे वो उस टाइम के लिहाज से बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे। यही वजह है कि इंग्लैंड से, हम जानते हैं कि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो इंग्लैंड के इंडस्ट्री से, इंग्लैंड के मशीनों के बने हुए सामान अब वो फ्रांस के मार्केट में आने लगे थे, या उन एरिया में जाने लगे थे जहां इंडस्ट्रियलाइजेशंस बहुत लेट से पहुंचा था, वहां के इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप नहीं थे। खास करके ये मामला टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यानी वस्त्र उद्योग के साथ ज़्यादा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कपड़े बनाने के जो फैक्ट्रीज़ थी वो वहाँ कम थी, लेकिन साथ ही साथ वो एक लार्ज स्केल पे भी नहीं थे, बल्कि कपड़े बनाने का काम, जो क्लॉथ वीविंग का वर्क है, वो घरों के अंदर या स्मॉल वर्कशॉप पे हुआ करते थे, यानी स्मॉल स्केल पे हुआ करते थे, एक लार्ज स्केल पर एक बड़े फैक्ट्री के अंदर नहीं हुआ करते थे। यही वजह है कि जो इंग्लैंड से क्लॉथ आते थे उनसे उनका कंपटीशंस था। अब जानते हैं कि जब मार्केट में कंपटीशन होता है, प्राइस वार होता है, तो सामान अपने आप को सर्वाइवल के लिए प्राइस गिराने पड़ते हैं। ठीक जैसे ही आपने देखा होगा कि जब जियो ने अपना मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया था, अपने सिम लॉन्च किए थे, तो उस टाइम में अदर नेटवर्क्स की जो डाटा की कीमत थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जियो ने जब फ्री देना शुरू किया और कम रेट पर देना शुरू किया तो दूसरे कंपनी वाले भी जो है डाटा का प्राइस लो किया, उनसे कंपटीशंस करने के लिए, मार्केट में खुद को रखने के लिए। तो ऐसे ही कंडीशंस जो है उस टाइम में फ्रांस के अंदर भी था, या वैसे एरिया में था जहां लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जहां से इंग्लैंड के कपड़े आया करते थे। तो जब उनसे कंपटीशन होता था तो कंपटीशन का सीधा असर प्रॉफिट पे पड़ता है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पे पड़ता है। तो जो स्मॉल स्केल पे वीविंग का काम हुआ करते थे उसमें जो है प्रॉफिट कम होने लगा, और जब प्रॉफिट कम होने लगा तो जाहिर सी बात है जो ऑनर हैं वो लेबर को कम वेजेस दिया करते थे, यानी जितनी मजदूरी होनी चाहिए उससे कम मजदूरी पर उन्हें अपने यहाँ रखते थे। तो इस तरह से जो हार्डशिप है वहाँ पॉपुलेशंस की वजह से था, कि मतलब पॉपुलेशन, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशंस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेशंस हुआ, और जब ये माइग्रेशंस हुए और तो उनको भी एक कंपटीशन मिला, वो था क्या, इंपोर्ट से, यानी इंग्लैंड से आने वाले कपड़ों से जो है उन्हें कंपटीशंस मिलने लगा। साथ ही साथ उस टाइम में यूरोप के बहुत सारे पार्ट में एरिस्टोक्रेट रूल थे, और इस रूल ने की वजह से बहुत सारे जो फ्यूडल ड्यूजेस थे, सामंती कर थे, उससे और दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से वहाँ के किसान, वहाँ के फार्मर्स जो है वो दबे हुए होते थे। और
दबे हुए होते थे, जिसकी वजह से उनकी आमदनी कम होती जा रही थी। अब आइए हम हंगर के साइड चलते हैं। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, तो अब जो है बढ़ी हुई पॉपुलेशंस को हमें खिलाना था, यानी मोर पीपल टू बी फीड, यानी ज़्यादा लोगों को खिलाना पड़ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे फैमिली में 5 आदमी हैं, तो 5 के बजाय अगर 10 हो जाए, 8 हो जाए, तो क्या होगा कि उन सबों को खिलाने के लिए क्या करना होगा, हमें ज़्यादा फूड अवेलेबल कराने होंगे, उस पर कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। तो यूरोप के अंदर भी उस टाइम में ऐसे ही हो रहा था कि जब पॉपुलेशंस बढ़ रहा था, लोग ज़्यादा हो रहे थे, तो उन्हें खाना खिलाना था। लेकिन जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, वहाँ फूड ग्रेन की प्रोडक्शंस उस रेशियो से नहीं बढ़ रहा था, और नहीं बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि राइस ऑफ फूड प्राइस, यानी जो भोजन की कीमत है वो बढ़ने लगे। क्योंकि आप डिमांड और सप्लाई का तो रूल जानते ही हैं कि जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो गुड्स का जो है माल ऑटोमेटिक जो है इंक्रीज करता है। तो वही हाल जो है फ्रांस के अंदर हुआ कि वहाँ पॉपुलेशंस बढ़े, यूरोप के अंदर पॉपुलेशंस बढ़े, लेकिन उस हिसाब से फूड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और जब फूड का प्रोडक्शंस नहीं बढ़ा तो फूड के प्राइस हाइक करने लगे, राइज करने लगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, वो ये था कि कभी कभी, अब जानते हैं कि आज की तरह इरिगेशन सिस्टम पहले वर्ल्ड में नहीं था। वर्ल्ड कि जो एग्रीकल्चर्स थे, जो हार्वेस्टिंग थी, वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करता था, यानी कह सकते हैं कि सीज़न क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड किया करता था। तो कभी कभी बैड हार्वेस्टिंग की वजह से, क्रॉप फेल्योर की वजह से, ये जो क्रॉप का शॉर्टेज हो जाता था। शॉर्टेज हो जाने के बाद लोगों को जो है कम मिलते थे और प्राइस भी हाइक कर जाता था। और इस सारी परेशानी, यानी कम भोजन की वजह से या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 1848 में जो प्राइस हाइक कर रहे थे, राइज कर रहे थे, उनकी वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग अब सड़कों पर, पेरिस के लोग सड़कों पे निकलने लगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये सारे चीज़ें जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो हमारे किंग हैं लुई फिलिप, उनकी वजह से हो रहा है, वो एक अच्छे रूलर्स नहीं हैं। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड के प्राइस हाइक कर गए हैं, इसलिए अब इस राजा को हटा देना चाहिए। इस टाइम में, यानी 1848 में, लुई फिलिप का मंत्री रहता है गीजो। हालांकि गीजो ने डेमोक्रेसी से उसका कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो ऑटोक्रेसी को ही, मोनार्की को ही स्ट्रॉन्ग किया जाता था, और जो लिबरल आइडियोलॉजी को अपनाने की कोशिश की थी लुई फिलिप ने, उस पर अंकुश, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता था गीजो। इसलिए लोगों का मानना ये था कि लुई फिलिप से ज़्यादा कसूरवार गीजो है। इसलिए 23 फरवरी 1848 में पेरिस के सड़कों पर जो है लोग निकल पड़े, या डिमांड करने लगे कि गीजो को हटाया जाए, डिस्ट्रॉय द गीजो, गीजो का नाश हो। लुई फिलिप ने गीजो को हटा दिया। उसके बाद जो पब्लिक है 23 फरवरी को ही शाम में गीजो के घर को घेर लेते हैं। घेरने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गीजो के, वो उस भीड़ के ऊपर, लोगों के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिससे 20 लोग मारे जाते हैं। और इस 20 लोगों के मारे जाने की वजह से एकाएक पूरे पेरिस के अंदर ब्लास्ट होता है, रेवोल्यूशंस का ब्लास्ट होता है, पीपल ब्लास्ट कर जाते हैं। होता यह है कि जो 20 लोग मारे जाते हैं, उन सारे के डेड बॉडी को जो लोग पेरिस के थे वो कांधों पे लेकर गली गली घुमाना शुरू करते हैं, मसालों के साथ घुमाना शुरू करते हैं,
ऐसा कहा जाता है कि 24 की रात में मीन्स के 23 को शाम में जो है पूरा पेरिस मशाल की रोशनी से नहा गया था। यानी लगभग सारे लोग जो है मशालों के साथ जो है वो निकलना शुरू कर दिए। आगे आगे इन 20 लोगों की डेड बॉडी हुआ करती थी और पीछे लोग मशाल लेकर घूम रहे थे और सारे पेरिस के लोगों को कंसेस कर रहे थे। हार मानकर जब लुई फिलिप ने देखा कि वो अब इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इस रेवोल्यूशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो कंपेल हुआ कि वो गद्दी को छोड़ दे। और 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी छोड़ देता है, यानी फ्रांस के राजा के पोस्ट से वो रिज़ाइन कर देता है और भेष बदलकर डॉक्टर स्मिथ का नाम लेकर वो इंग्लैंड भाग जाता है। और उसके भाग जाने के बाद वहाँ की दो पार्टियाँ, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट, ये दोनों पार्टी मिलकर जो टेम्प्रोरी गवर्नमेंट बनाती है, जिसका हेड बनते हैं लामार्टिन हेड बनते हैं और ये दोनों मिलकर टेम्प्रोरी गवर्नमेंट बनाते हैं। उसके बाद नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। नेशनल असेंबली ये डिसीजन लेती है कि यूनिवर्सल सफरेज जो है दिया जाता है, यानी सबों को जो है सार्वभौमिक मताधिकार दिया जाता है। इट मीन्स, लेकिन इसमें फीमेल को मत ऐड कीजिएगा। जितने भी मेल पर्सन थे जो 21 ईयर्स थे, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, उन सारे को जो है वो सफरेज यानी वोट, राइट ऑफ वोट दे देते हैं। ऐसा एक बार और फ्रांस के अंदर होता है। वो कब होता है? जब एवरी 21 ईयर्स के मेल को विदाउट, चाहे जिनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, उन्हें सफरेज दिया जाता है, राइट ऑफ वोट दिया जाता है। वो कौन सा पीरियड था, इसे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। तो फिलहाल 1848 का रेवोल्यूशन सक्सेस होता है और लुई फिलिप अपने गद्दी को छोड़कर भाग जाता है और फ्रांस के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड होती है। फ्रांस को एक रिपब्लिकन स्टेट अनाउंस कर दिया जाता है और जितने भी 21 ईयर्स के लोग होते हैं, मेल पर्सन, उन्हें राइट ऑफ वोट दिया जाता है। इसी में आगे एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी दी गई है। 1848 में रेवोल्यूशन से पहले एक और रेवोल्यूशन हुआ था जिसका एग्जाम्पल दिया गया है। वो रेवोल्यूशंस जो है 1845 में हुआ था साइलेशिया के अंदर। साइलेशिया उस टाइम में पर्शिया के अंदर था, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो साइलेशिया जो है 3 पार्ट में बट चुका है। मैक्सिमम पोर्शन आज उसका पोलैंड के पास है, कुछ पोर्शन चेक रिपब्लिकन के पास है और कुछ पोर्शन जो है वो जर्मनी के पास है। यानी अब वो 3 कंट्री में बटा हुआ था, उस टाइम में पर्शिया के अंदर था। तो 1845 में साइलेशिया के अंदर रिवॉल्ट होता है और रिवॉल्ट वहाँ की वीवर यानी बुनकर करते हैं, यानी कपड़ा बुनने वाले, जिनको हम लोग जुल्हा भी कहते हैं, वो लोग करते हैं। होता ये है, और जिसकी रिपोर्टिंग एक विल्हेम वोल्फ नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किया था। होता ये है कि जो साइलेशिया का एक गांव होता है, जहां विल्हेम वोल्फ के अनुसार अप्रॉक्स 18,000 की पॉपुलेशन होती है, 18,000 की पॉपुलेशन होती है। सारे के सारे लोग वीवर होते हैं, बुनकर होते हैं। तो जो मार्चेंट होते हैं, जो ट्रेडर्स होते थे, वो इनको, जो कंट्रैक्टर होते थे, वो इनको रॉ मटेरियल देते थे और इन लोगों को रेडीमेड मटेरियल यानी उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके देना होता था। और इसके बदले में ये जो कंट्रैक्टर्स होते थे, मार्चेंट होते थे, इन्हें बहुत कम वेजेस दिया करते थे। तो ऐसा ही हुआ जब 4 जून 1845 में
अप्रॉक्स 2 PM यानी 2 बजे दिन में जो वीवर थे उन्होंने उस मर्चेंट्स के जहाँ जिस बस्ती में रहा करते थे उनके घरों पर जो है हमला कर दिया, अटैक कर दिया। उनकी बस एक डिमांड थी कि जो वेजेस हैं, जो मजदूरी है, उन्हें इंक्रीज़ किया जाए, उसे हाइक किया जाए, बढ़ाया जाए। तो जो कंट्रैक्टर थे चूँकि इन वीवर का शोषण करते थे, जिस रेशियो में माल तैयार करते थे उनका सही मेहनताना वेजेस दिया नहीं करते थे, इसलिए उसने अटैक किया। अटैक करने के बाद इन सारे जो कंट्रैक्टर्स थे उनके घरों पर अटैक किया गया, उनके जो अच्छे अच्छे शीशे लगे हुए थे खिड़कियों में सबों को तोड़ दिया, आग लगा दिए। बहुत सारे लोगों ने उनके स्टॉक रूम में जाकर जो क्लॉथ रखे हुए थे, कपड़े रखे हुए थे, उन सारे को जो है लूट लिया और मजबूरन जो कंट्रैक्टर्स थे उन्हें भागकर पास के गांव में जाना पड़ा। और ये रिवॉल्ट तब तक शांत नहीं हुआ जब तक कि मिलिट्री ना आ गई और आकर उसने ही शांत किया। तो इस तरह से हम देखते हैं अभी तक कि एक सेक्शन लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म राइज किया और उसके अंदर क्या क्या सरकमस्टांसेस आए। तो एक फंडामेंटल कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को आगे से एक स्पेशलाइजेशन, हमने शुरू में ही बताया था कि नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब ये नहीं है कि सारे यूरोप के अंदर होने वाले नेशनलिज्म को हम लोग देखेंगे, बल्कि कुछ स्पेसिफिक कंट्री को देखेंगे, जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया और फ्रांस हो गया, इटली हो गया। तो अभी हम लोग इसी क्रम में जब सरकमस्टांस को समझ रहे थे तो फ्रांस को पढ़ चुके। अब हम लोग जर्मनी, इटली और क्या कहते हैं ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड ब्रिटेन, 3 को हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है लेकिन यूनिफिकेशन से पहले ही इस 1848 का जो रेवोल्यूशन फ्रांस के अंदर हुआ उसका असर जर्मनी के ऊपर हुआ था और जिसको हम लोग क्या कहते हैं द रेवोल्यूशन 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ रिबलर्स के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द रेवोल्यूशंस ऑफ रिबलर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।